सो नेक्स्ट हम पहला फंडामेंटल राइट्स पे पढ़ने वाले हैं. सो पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी. सो राइट टू इक्वालिटी के लिए भी अगेन इस बुक में दो इमेजनरी सिचुएशन दिया गया जिससे थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया जा रहा है. सो लेट्स गो थ्रू इट. सो स्वदेश कुमार एक बार अपने गांव जा रहा था एंड ही वाज अकम्पनीड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसके एक दोस्त के साथ. सो उन्होंने डिसाइड किया कि एक रोड साइड के होटल में बैठकर एक चाय पिया जाए. ना जो शॉपकीपर दुकानदार था वो स्वदेश कुमार को जानता था बट जैसे उसने उसके दोस्त का जाति पूछा, उसका नाम पूछा, नाम में ही सरनेम जनरली छुप लगा रहता है और सरनेम जनरली इंडिया में एक किसी जाति विशेष के अलग अलग सरनेम बने हुए. तो सरनेम से उसको जाति पता चल गया और जैसे ही दुकानदार को उसकी जाति पता चल गई उसने स्वदेश कुमार जिसको पहले से जानता था उसको तो एक अच्छे मग में चाय दिया, बट जो उसके फ्रेंड था उसको एक मिट्टी के कप में चाय दिया बिकॉज उसकी जाति पता चल गई कि यह एक दलित है, दलित एक शेड्यूल्ड कास्ट. सो ये एक इमेजनरी सिचुएशन है एंड इसका क्या है फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट है हम आगे देखते हैं. दूसरे सिचुएशन पे आते हैं कि एन ऑर्डर इज सर्व्ड टू 4 न्यूज़ रीडर्स ऑफ ए टेलीविजन चैनल दैट दे वुड नो लॉन्गर रीड द न्यूज़ ऑन स्क्रीन दे आर और बीमेन. तो कुछ 4 महिलाएं थे, वो न्यूज़ रीडर थी, तो उनको अचानक ऑर्डर आया कि आप चारों महिलाएं अब न्यूज़ रीडर का काम नहीं करेगी, आप टीवी स्क्रीन पे नहीं पड़ेगी. और उनको रीज़न दिया गया क्योंकि आपकी 45 साल की उम्र से आप ज़्यादा हो चुके हैं. ठीक है, यहाँ तक तो है, मना किया, कोई बड़ी बात नहीं है. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि 2 और मेल न्यूज़ रीडर्स थे, ये महिलाएं थी, ये 45 के ऊपर थी, इनको मना कर दिया गया कि आप 45 के ऊपर है. बट वो भी 45 के ऊपर थे, बट उनको मना नहीं किया गया. सो यहाँ पे भी कुछ फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है. विल कम एंड सी. सो नाउ दोस्तों, यहाँ पे अभी आपके बुक में तो यहाँ पे सारे फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड हैं. मैं इन एक एक फंडामेंटल राइट्स को इन डिटेल एक सेपरेट लेक्चर लेना चाहता हूँ ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करके आपको एक एक फंडामेंटल राइट्स को समझाने के लिए. सो विल स्किप इट राइट नाउ, विल गो टू द नेक्स्ट पेज एंड हम अभी चैप्टर कवर करते हैं. फिर उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा आफ्टर दिस चैप्टर दैट विल बी डेडिकेटेडली ऑन दैट वन पेज and in that I'll discuss each and every aspects of the fundamental right in very detail. So जो पुराने 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन थे. ठीक है, वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोग सब समझ रहे हैं कि एक दिखाया जा रहा है कि वहाँ भेदभाव हो रहा था. इन वन इंस्टेंस द डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट, एक समय जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा था और इधर दूसरे जेंडर के आधार पर. सो क्या जस्टिफाइड है? नो, नॉट एट ऑल दोस्तों. सो राइट टू इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में लिस्टेड है, राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. ये ऐसी सारी भेदभाव असमानताएं को दूर करना चाहती है. इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स और पब्लिक प्लेसेस है ना, पब्लिक प्लेसेस, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल एक्सेस. सो शॉप्स, होटल, जो मनोरंजन स्थल हैं, कुआं है, स्नान घाट है, पूजा के स्थान है, जैसे ऐसे सार्वजनिक जो स्थल होते हैं उस पर समानता के आधार पर प्रवेश देता है. देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन दिस एक्सेस. ये जो पब्लिक प्लेसेस है इनके एक्सेस में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, कोई असमानता नहीं हो सकता ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, सिर्फ धर्म के नाम पे, रेस, ठीक है, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. सो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, सिर्फ इनके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी ऑफ द एवर मेंशन्ड बेसिस. और इन की बेसिस पे किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी लोक सेवा जो है सरकारी नौकरियां हैं उसमें में इस आधार पे भेदभाव वर्जित है, इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है. द राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट. सो ये अधिकार बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के अधिकार आधार पर
प्रवेश नहीं दिया जाता था। सो ये एक्चुअली पुराने ज़माने में, एज मेनी ऑफ अस नोज़, हम लोगों में से बहुत जानते हैं कि हमारे देश में जाति प्रथा एक बहुत ही रूढ़िवादी प्रथा और बहुत पुरानी ज़मानों से चली आ रही है। हज़ारों 2000 सालों से ये प्रथा चली है और इसमें बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो चूँकि इतना एक लॉन्ग लिगेसी है डिस्क्रिमिनेशन का, तो ये हमारे राइट टू इक्वालिटी जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस राइट टू इक्वालिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, सबसे पहला फंडामेंटल राइट, सबसे मूलभूत फंडामेंटल राइट इसको डाला है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंस कि ये हज़ारों 2000 सालों से जो चली आ रही प्रथा है, या जो जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे या मूल वंश या धर्म के आधार पे या जन्म के स्थान के आधार पे अगर जो भेदभाव हो रही है, इस भेदभाव को सिर्फ इस आधार पे भेदभाव नहीं हो सकती है। इट मीन्स आई वांट टू मेक इट क्लियर कि मतलब देयर आर अदर आधार्स, देयर आर अदर बेसिस जिसके बेसिस पे भेदभाव हो सकती है। भेदभाव इन द सेंस कि इट इज़ लाइक दैट, अगर कल कोई कहे कि भाई मैं 11th का बच्चा है, वो बोले कि नहीं यार मैं तो 12th क्लास में बैठूंगा, क्योंकि मेरे को तो राइट इक्वालिटी है। जब 12th का बच्चा वहाँ जाके बैठ रहा तो मेरे को तो समानता का अधिकार है, मैं भी जाके उस क्लास में बैठ जाऊँगा। नो, दैट यू आर नॉट अलाउड बिकॉज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एजुकेशन यू आर नॉट क्वालिफाइड एनफ, यू हैव नॉट क्लियर्ड दैट 11th का एग्जाम, यू कैन नॉट गो एंड सिट इन द क्लास 12th classroom. So that is on the basis of एजुकेशन। बट सिर्फ ये कह के कि नहीं तुम इस जाति के हो तो तुम 11th क्लास में ही रहोगे, तुम 12th में नहीं बैठ सकते, या फिर तुम किसी एक खास धर्म के हो तो तुम दूसरे उस क्लास में नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा धर्म ही है, इस बेसिस पे आप भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नाउ ये जो चीज़ें हैं कि ये आपको कहाँ एक्सेस देती है, पब्लिक प्लेसेस, होटल्स, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट। हाँ, बट जो मेरा प्राइवेट स्पेस है, जो मेरा घर है, उसमें मैं मना कर सकता हूँ कि हाँ भाई मेरा घर है, इसमें ऐसा नहीं है कि समानता का अधिकार है, जो चाहे सब आ जाए कि भाई इसके घर में मिस्टर एक्स को तो ये जाने देता है तो मिस्टर वाई को भी जाने देगा। नो, दैट इज़ माई पर्सनल स्पेस, दैट इज़ माई पर्सनल प्रॉपर्टी। एक्स मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, मैं उनको आने दे सकता हूँ। वाई से मेरी नहीं बनती, वाई मेरे दुश्मन है, तो कल वो ये नहीं कर सकता कि यार मेरे को तो समानता का अधिकार है, एक्स इसके घर में जा रहा, मैं भी इसके घर में ही जाऊँगा। दैट इज़ नॉट अलाउड। वो मेरा प्राइवेट स्पेस है, वो मिस्टर एक्स को बुला सकता हूँ, मिस्टर वाई को नहीं बुला सकता हूँ। ठीक। नाउ नेक्स्ट इज, इसी में आगे मैं बताना चाहूँगा कि द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग एंड आई होप कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट इंडिया में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी। और ये छुआछूत जो है, ये बेसिकली ये सबसे इनइक्वालिटी का जो सबसे भद्दा मैनिफेस्टेशन है। दिस इज द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड दिस हैज़ बीन अबॉलिश्ड अंडर द राइट टू इक्वालिटी। इसको समता के आधार के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। द सेम राइट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल कन्फर नो टाइटल ऑन ए पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्व्स इन मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड। सॉरी, सो ये समता के अधिकार में एक ये भी है कि स्टेट जो राज्य है, सरकारें हैं, वो किसी को कोई टाइटल नहीं प्रोवाइड करेगी एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। लाइक अगर आप आर्मी में हैं तो आप जनरल, कर्नल, एयरफोर्स में है तो एयर मार्शल, स्क्वाड्रन लीडर, देयर आर मिलिट्री रैंक्स, नेवी में है तो कमांडर हैं, कैप्टन। सो दीज मिलिट्री रैंक्स कैन बी यूज्ड। दीज एकेडमिक फील्ड में जैसे आप डॉक्टर्स हैं, अगर आप MBBS है, डॉक्टर हैं, PhD हैं, आप डॉक्टर हैं, जजेस को आप जस्टिस लिखते हैं। सो दीज आर द एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल दैट कैन बी देयर, बट देयर वेयर अदर टाइटल्स। जैसे सरकार ने किसी को बोला कि आप राय चौधरी हैं तो आप ये बाबू हैं, वो सारी टाइटल्स भारत से ख़त्म कर दी गई है समता के अधिकार के द्वारा। एंड आप कहीं कहीं देखते होंगे दोस्तों कि आप किसी को भारत रत्न मिला, लाइक आप कहीं कहीं बोल दिया जाता है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। सो एक्चुअली दैट इज़ रॉन्ग। वी कैन नॉट से भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। यस, ही इज़ वेरी वेल डिजर्विंग क्रिकेटर ऑफ इंडिया एंड ही इज़ भारत रत्न अवार्डी। सो तब उनके नाम के बाद भारत रत्न लिखा जा सकता है कि पहले उनका नाम लिखिए एंड देन यू कैन मेंशन भारत रत्न अवार्डी और या भारत रत्न। बट आप उनको भारत रत्न सचिन को एक टाइटल के रूप में आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप देखते होंगे आर्मी ऑफिसर्स का, अगर आप डिटेल देखेंगे कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या चीफ ऑफ आर्मी नेवल स्टाफ देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है जनरल सो एंड सो, कॉमा, एंड देन परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, PVSM, AVSM या और भी जो उनको अवार्ड्स मिले, वीर चक्र वगैरह, तो वो लिखे जाते हैं। तो ये अवार्ड्स हैं, ये टाइटल नहीं है।
सो नाउ दोस्तों, आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे ये समता का अधिकार का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इक्वालिटी के बारे में हमारे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप हमारे प्रियम्बल पढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें भी इक्वालिटी वर्ड यूज़ की गई है 2 जगह पे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा की समानता स्टेटस एंड अवसर की समानता अपॉर्चुनिटी। सो इसका क्या मतलब है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज। मतलब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए। बट समान अवसर मिलना चाहिए मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए कि हाँ सबको भाई कि ये अगर जॉब है तो ये इसको सब अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ है तो भाई इसके लिए सबको सेम समान अवसर दे दिया गया कि ठीक है आप लोग इसके लिए कॉम्पीट कर सकते हैं, एंड देन अवसर दिया जाना है। ऐसा नहीं कि सबको सरकार बांट कर देगी कि नहीं तुम्हें भी 2 रोटी है, तुम्हें भी 2 रोटी मिलेगी, तुम्हें भी 2 रोटी मिलेगी। सरकार ये बांटने वाला नहीं काम नहीं कर रही है। सरकार ने बोल दिया कि भाई यहाँ टोटल 6 रोटियाँ हैं, आप लोग सबको अपॉर्चुनिटी आइए और अपनी मेहनत से आइए और इसको खा कर जाइए। सो दैट इज़ देयर। बट देन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में पहले से काफ़ी सामाजिक इनइक्वालिटीज़ रही है। हमारे समाज में बहुत पहले ज़मानों से चली आ रही है। सो व्हाट डज दिस इस अपॉर्चुनिटी का मीन? अगर आप मैं इसको आपको ऐसा समझाना चाहूँगा कि सपोज दैट एक व्यक्ति लंगड़ा है और एक व्यक्ति पैर वाला है। लाइक अभी आप देखते हैं कि ओलंपिक्स हुआ दोस्तों, ओलंपिक के बाद एक पैरा ओलंपिक्स होता है। तो पैरा ओलंपिक्स इज़ फॉर दोज एथलीट हु आर बेसिकली नॉट 100% फिट, दे आर समवॉट चैलेंज। सो दोनों को एक साथ कॉम्पीट नहीं कराया जा सकता ना। लाइक अगर एक व्यक्ति जिसकी पाँव खराब है और एक व्यक्ति जिस दोनों तरफ से दोनों पाँव सही है, वो स्वस्थ है, और दोनों को एक साथ हम एक सेम कहें कि 100 मीटर का रेस है, दोनों दौड़ जाओ और ये दोनों दौड़ गए, ये बंदा जीत गया, जो स्वस्थ बंदा है वो जीत गया, और उसको हम बोले कि यू आर द फर्स्ट, यू आर द विनर, तो इसका कोई सही मीनिंग नहीं आता, क्योंकि वो तो पहले से ही इनइक्वल है। तो हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है कि हाँ हम उसके टाइम बढ़ा सकते हैं कि अगर वो जो व्यक्ति पैर से पूरा ठीक नहीं है वो जितना टाइम में दौड़ेगा 100% उसका हम 1/3 कर देंगे। दिस कैन बी वन ऑफ द वे। द अदर वे कैन बी दैट कि हाँ इसको ये बंदा जो है ये सिर्फ 50 मीटर ही दौड़ेगा और वो बंदा 100 मीटर दौड़ेगा, दोनों एक साथ दौड़ो। सो सम टाइम ऑफ एक रिजर्वेशन उनको दिया जा रहा है, उनको एफर्मेटिव एक्शन दिया जा रहा है, एक पॉजिटिव चीज़ें दिया जा रहा है। सो उसी तरीके से द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज दैट द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सो एक स्पेशल स्कीम, लाइक यहाँ पे जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल से समझाया। सो फॉर चिल्ड्रेन, बच्चे जो हैं, महिलाएं जो हैं, और जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम बनाएगी, कुछ एफर्मेटिव एक्शन लेगी, कुछ पॉजिटिव एक्शन लेगी सरकार, और उनको कुछ थोड़ा सा एडवांटेज देने का कोशिश करेगी। बिकॉज उसको ये आप ये नहीं कर सकते कि उसको एडवांटेज दिया जा रहा है, एक्चुअली वो पहले से उनको जमानों से डिसएडवांटेज कर दिया गया, तो उनको थोड़ा सा पुश देके लाया जा रहा है बराबर की स्थिति में, कि देन ओनली दैट अपॉर्चुनिटी बराबरी में दिया जा सकता है। You may have heard about reservations in jobs and in admission. You would have wondered why there are reservations if we follow the principle of equality. So आपने जॉब या एडमिशन स्कूल कॉलेज वगैरह एडमिशन या जॉब में आपने एक आरक्षण नाम का वर्ड सुना होगा कि आरक्षण होता है। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुतों को लगता होगा कि यार कि जब हमारे देश में समानता का सिद्धांत है तो फिर ऐसे रिजर्वेशन क्यों, ऐसे आरक्षण क्यों? बट इस चीज़ के लिए बिकॉज दोज जो पहले से पिछड़े हैं, जिनको पहले से पीछे हैं, उनको थोड़ा सा एडवांटेज देना पड़ेगा, तभी वो समानता तभी वो एक्चुअली में वो समानता का अधिकार का मीनिंगफुल रहेगा। सो इनफैक्ट आर्टिकल 16(4) अनुच्छेद 16(4) हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाइज दैट ए पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन विल नॉट बी सीन एज ए वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी। सो जो आरक्षण जैसी नीति है वो राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन नहीं करती है। इनफैक्ट इट्स ए पार्ट, इनफैक्ट उल्लंघन नहीं करती है। मैं तो इनफैक्ट ये कहना चाहूँगा, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन तो नहीं करती है, ये राइट टू इक्वालिटी का एक हिस्सा है, उसका ही परिणाम है, उसका स्वरूप है, बेसिकली उसका रिजल्ट है कि जो राइट्स लिखे हैं उसका आउटकम है कि बेसिकली एक सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है
उनको ये उनको थोड़ा सा पुश दिया गया, एडवांटेज नहीं कहूँगा मैं, उनको थोड़ा पुश दिया गया ताकि वो भी उस लेवल पे आ सकें कि भाई आप जो पहले से प्रिविलेज क्लास है उसके बराबर आके कॉम्पीट करने के लायक बने, रिक्वायर्ड फॉर। सो एक्चुअली ये जो इसकी ज़रूरत है फॉर फुलफिलमेंट ऑफ राइट टू इक्वलिटी। नाउ आप लोगों को एक और चीज़ें मैं समझाना चाहूँगा दोस्तों कि जनरली आप सुनते होंगे और आप लोग जानते भी होंगे बहुत लोग कि जो भारत में है जो आरक्षण है वो एक्चुअली कास्ट बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट है। सो जब आपका कहना होगा कि जब ये कास्ट के बेसिस पे क्यों है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। भारत जैसे कंट्री जहाँ पे रिसोर्स का इतना क्रंच है, रिसोर्सेज इतना कम है, लोगों को इस चीज़ को समझने में जो रिजर्वेशन के लाभार्थी हैं वो इनके कुछ प्रॉब्लम्स को समझने में, और जो रिजर्वेशन के जिनको नहीं मिल पा रहा वो इस चीज़ को हमेशा ये समझते आ रहे हैं क्योंकि उनका बचपन से परिवेश है कि ये गलत है। बट रिजर्वेशन तो ज़रूरी है भारत में, 100% अभी ज़रूरी है। देयर कैन बी कुछ डिबेट्स ऑन सर्टेन एस्पेक्ट, बट यस इफ़ यू आस्क इन प्रिंसिपल, सिद्धांत रूप से क्या रिजर्वेशन की ज़रूरत है भारत में, तो 100% अभी ज़रूरत है। और इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको डाला भी है और ये हमारी सरकार ने इसको एक्ट वगैरह लाकर इसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है। मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा था कि ये सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है, ये भारत जैसे एक विशाल कंट्री में जब ढूंढा जा रहा था, जब कोशिश की जा रही थी कि सोशली बैकवर्ड क्लास या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को एस्टेब्लिश किया जा सके, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। बट देन इट वाज रियलाइज्ड कि इट इज़ लिंक्ड विद कास्टिज़म। बेसिकली कुछ पार्टिकुलर कास्ट्स हैं वो एक्चुअली में मोस्ट ऑफ देम, देयर कैन बी सर्टेन एक्सेप्शंस, बट यस most of them, of few castes, of some castes, most of people are socially and educationally backward, and then there are few castes who उनमें भी एक्सेप्शंस हो सकता है, बट देयर आर फ्यू कास्ट हु आर प्रिविलेज। सो 100% रूल तो कहीं बनाया नहीं सकता है। भारत जैसे कंट्री जहाँ आज की डेट में 140 करोड़ है और आज़ादी के समय में भी जनसंख्या इतनी हैवी थी, तो एक ऐसा रूल तो बनाना मुश्किल है कि जो एकदम 100% डिफाइन कर दे। बट यस ये लगभग ये इस चीज़ को, दायरे को पूरा कर रहा था कि सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं वो कुछ खास कास्ट जाति से बिलोंग करते थे। इसलिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को उन जातियों के उसके साथ जोड़ दिया गया और इस कारण से आरक्षण जो है वो जाति वर्ग विशेष को जाति के आधार पर दिया जा रहा। नेक्स्ट राइट्स आने के पहले मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल जो है यहाँ पे कवर करना चाहूँगा कि अपने आप को समझिए कि आप एक जज हैं। अभी आपने मेरी राइट टू इक्वालिटी के बारे में मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, आप लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ चुके हैं। बट यहाँ पे आपके साथ एक मैं सवाल करने वाला हूँ जो इस बुक में मेंशन्ड है और आप इसको आपको खुद सोचना होगा। आप मान लीजिए कि आप न्यायाधीश हैं एंड यू हैव रिसीव्ड ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम हाड़ी बंधु। सो हाड़ी बंधु क्या है? हु आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी। एक दलित समाज का एक कोई व्यक्ति है हाड़ी बंधु, इन पूरी उड़ीसा के किसी पूरी ज़िले में रहता। सो मैन फ्रॉम दिस कम्युनिटी रिफ्यूज टू फॉलो ए कस्टम दैट रिक्वायर्ड देम टू वॉश द फीट ऑफ द ग्रूम एंड गेस्ट ऑफ द अपर कास्ट। सो अपर कास्ट के दूल्हे, ग्रूम जो दूल्हा है जो एंड जो कुछ गेस्ट है अपर कास्ट, उनकी शादियों के फंक्शन में उनके पैर को इनको धोने का एक कस्टम था कि ये हाड़ी बंधु लोग उसके पैर धोएंगे। बट इन्होंने मना कर दिया। नाउ इन रिवेंज, बदले में जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने इस हाड़ी बंधु कम्युनिटी के, इस दलित कम्युनिटी की 4 महिलाओं को पीटा और एक महिला को नग्न करके परेड कराया। न तो पोस्ट कार्ड पे वो लिखते हैं कि हमारे चिल्ड्रन, वो जो हाड़ी बंधु है जो दलित कम्युनिटी है वो बता रहे कि हमारे चिल्ड्रन आर एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे हैं एंड वो तैयार नहीं है ऐसे कस्टम को फॉलो करने के लिए जिनमें अपर कास्ट के लोगों का पैर धोना पड़े। वो तैयार नहीं है आपके लेफ़्ट ओवर खाने, जो शादियों के बाद आपके बचे खुचे खाने हैं उसको हटाने के लिए फीस्ट, एंड आपके जो बर्तन हैं ऐसे फंक्शंस के उसको साफ़ करने के लिए तैयार नहीं है।
सो नाउ वहाँ पे इनके साथ ऐसा हुआ और इन्होंने बदले में उनकी महिलाओं को पीटा और उस एक महिला को उसने नग्न करके परेड कराया। नाउ आप इस केस के जज हैं, सो आप खुद में सोचना बच्चों कि ये केस क्या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है या नहीं है, और आप सरकार को क्या ऑर्डर देंगे ऐसे केस में। सो जस्ट थिंक ओवर एंड दीज थिंग्स, अनफॉर्चुनेटली दीज थिंग्स हैपन इन आवर कंट्री। हमारे देश में आज भी हो रहा, आज़ादी के 75 साल बाद भी ये है, हमारे देशों में ये एक सच्चाई है। और ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, आए दिन अखबारों में मिलते हैं, आए दिन न्यूज़ चैनल की सुर्खियों में, और ऐसी कितनी भी घटनाएँ हैं जो नहीं आ रही है अखबारों और सुर्खियों में। सो एक जागरूक नागरिक की तरफ, एक समझदार व्यक्ति की तरफ आपको आंखें खोलकर समझने की ज़रूरत है, आपको सोचने समझने की ज़रूरत है, और एक सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप किसी भी जाति वर्ग विशेष के हों, आप एक घर परिवार एक परिवेश में रहते हैं, तो उनसे आपका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अफेक्टेड जरूर होता है। बट मैं दोस्तों, बच्चों में इस चीज़ को एक निष्पक्ष तरीके से, जिस तरीके से किताब में मेंशन है, जो किताब का लक्ष्य है, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने का कोशिश किया हूँ कि आप निष्पक्ष होकर एक सही व्यक्ति की तरह, एक सही चरित्रवान व्यक्ति की तरह सोचिए, तभी ये आपके व्यक्तित्व के लिए भी सही है और एज कंट्री इंडिया के लिए भी ये एक सही डिसीजन होगा।